तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फान अपने दोस्तों के साथ 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में पहुंच चुका, जहां पर उसकी मुलाकात हुई सिटी लॉर्ड वेन से। ये बंदा अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट को कैप्चर करना चाहता था और उस बीस्ट को कैप्चर करने के लिए इन्हें एक जेड नेक्टर फ्रूट की जरूरत पड़ने वाली थी। इसीलिए लिन फान और उसके दोस्त लॉर्ड वेन की हेल्प करते हैं, मगर वो बंदा तो एक नंबर का धोखेबाज निकला। उसने बड़ी ही चालाकी से वो फ्रूट हासिल करते हुए वहाँ पर ढेर सारे स्कॉर्पियन किंग्स को बुला लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं लिंशी को, जो कि काफी तेजी से एक बंदे को फॉलो कर रही थी। साथ ही साथ हमें एक डिमोनिक बीस्ट भी नजर आया, जिसके सामने वही बंदा खड़ा था जिस पर लिंशी नजर रखे हुए हैं। दरअसल ये बंदा ग्रुप ए का मास्टर असासिन था। इधर वो डिमोनिक बीस्ट तुरंत ही उस बंदे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। जुदे को बंदा अपनी सोड को बाहर निकालते हुए कहने लगा कि बीस्ट तो बेवजह मारा जाएगा, इसने तो बड़े ही बेकार बंदे से पंगे लिए हैं। जिसके बाद हमें सिर्फ कुछ स्लैशेस नजर आए और फिर वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर उस बीस्ट का काम तमाम हो चुका था। वो बंदा हंसते हुए कहने लगा कि अगर ये 10,000 ग्रेट माउंटेन है तो क्या हुआ, बाइजी किसी के बाप से नहीं डरता। अगर ये मिशन कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। यहाँ पर लिंशी ने इस बंदे की पावर को विटनेस किया था। वो समझ गई कि ये बंदा मेरा राइवल हो सकता है। अगर मैं इस पर पहला स्ट्राइक करूँ तो शायद मेरे जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। यहाँ पर लिंशी एकदम खामोशी से अपनी सोड बाहर निकाल ही रही थी कि तभी उसने देखा कि बाइजी किसी चीज का स्मेल कर रहा है। बाइजी कह रहा था, लिन फान आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मुझे बस तुम्हारी स्मेल को ट्रेस करना होगा और फिर तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। मगर ये बेचारा लिन फान के पीछे जाए इससे पहले एक परिंदे ने उसे उठा लिया। इसलिए बाइजी को खत्म करने के लिए लिंशी दोबारा से उसके पीछे जाने लगी। अब सीन शिफ्ट होकर हम ढेर सारे स्कॉर्पियन किंग्स को देख पाते हैं, जो कि हद से ज्यादा पॉइजनस थे। साथ ही एल्डर इन्हें बता रहे थे कि पांचवी रेल्म का जीनियस भी इन्हें रोक नहीं सकता। अगर इन स्कॉर्पियंस की वजह से हम पॉइजन हुए तो बस 15 मिनट के अंदर ही हमारी जान चली जाएगी। लिन फान एल्डर की बातें काफी केयरफुली सुन रहा था, जिसके बाद उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगा कि आप इन स्कॉर्पियंस की टेंशन मुझ पर छोड़ दो, इन्हें कैसे हैंडल करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। इतना कहते साथ ही लिन फान ने अपनी स्पिरिचुअल कैनन को समन कर लिया और अब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए कैनन बॉल फॉर्म करने लगा, ताकि वहाँ पर एक जोरदार धमाका करते हुए वो इन स्कॉर्पियंस का काम तमाम कर पाए। लिन फान को पूरा यकीन था कि इन स्कॉर्पियंस को मारना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, मगर अचानक से वो स्कॉर्पियंस अपने आप पीछे हटने लगे। साथ ही लिन फान को कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि मानो कोई उन स्कॉर्पियंस को पुकार रहा हो। वेल इन अजीब सी आवाजों को इमॉर्टल जू ने भी सुन लिया था। वो कहते हैं कि यहाँ पर तो काफी स्ट्रॉन्ग और प्योर स्पिरिचुअल वेव्स रिलीज हो रही है। ऐसे एनर्जी फ्लक्चुएशंस को तो मैंने काफी लंबे अरसे के बाद महसूस किया। वो कहते हैं कि लिन फान की सोल ऑर्डिनरी लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा यूनिक है और इसी वजह से वो इन आवाजों को सुन पाया। अगर लिन फान की जगह कोई और ऑर्डिनरी कल्टीवेटर होता तो शायद कभी इस आवाज को नोटिस भी नहीं कर पाता। दरअसल वो अजीब सी आवाज बस लिन फान और स्कॉर्पियंस को ही सुनाई दे रही थी। इधर चेनजॉन कहने लगा कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि हमारा दोस्त लिन फान काफी ज्यादा टैलेंटेड है। उसके अटैक करने से पहले ये स्कॉर्पियन उससे डर गए थे। इनफैक्ट उसके ऑरा को देखते ही वो स्कॉर्पियन यहाँ से दुम दबाकर भाग निकले, मगर स्कॉर्पियंस के भागने के पीछे वो मिस्टीरियस आवाज जिम्मेदार थी, जो कि धीरे धीरे कर उन सभी स्कॉर्पियंस को अपने पास आने की गुहार लगाती है। तभी लिन फान कंफ्यूज होकर अपने दोस्तों से पूछने लगा कि क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दी, जिस पर चेनजॉन और बायराओ ने तो साफ इनकार कर दिया। उन्हें कोई वॉइस सुनाई नहीं दे रही थी। अब उनका नेगेटिव रिस्पॉन्स सुनकर तो लिन फान और ज्यादा सोच में पड़ गया। उसे लग रहा था कि वो आवाज सिर्फ मुझे और इन स्कॉर्पियंस को ही सुनाई दे रही होगी, जरूर से इसके पीछे कोई वजह है। तभी एल्डर जाओ से पूछते कि लड़के क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने एग्जैक्टली क्या सुना, जिस पर लिन फान जवाब देते हुए कह रहा था कि मैं तो उस आवाज को समझ भी नहीं पा रहा, वो काफी ज्यादा अजीब थी। क्या आपने कभी इन 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में ऐसी आवाज सुनी है? जिस पर एल्डर जाओ बताने लगे कि हमारे डुगू फैमिली के रिकॉर्ड्स में ऐसी वॉइस का जिक्र किया गया था। मैंने उन रिकॉर्ड्स को काफी अच्छे से स्टडी किया है और उसी के बेसिस पर मैं तुम्हें इतना तो बता सकता हूँ कि ये आवाज एक सोल स्पिरिट की हो सकती, क्योंकि इन आवाजों को हायर लेवल के कल्टीवेटर और बीस्ट
बीस्ट ही सुन सकते हैं। दरअसल सोल स्पिरिट हेवन की विल से पैदा होते हैं। एक सोल स्पिरिट काफी ज्यादा यूनिक होता। वैसे तो इन सोल स्पिरिट के पास काफी सारी भयानक एबिलिटीज पाई जाती, लेकिन उनमें से सबसे स्पेशल है कि वो बीस्ट को कमांड दे सकते। अगर किसी सोल स्पिरिट ने कमांड दी तो सभी डिमोनिक बीस्ट को उसे फॉलो करना पड़ता। ये सब सुनकर तो इमॉर्टल जू भी काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस मार्शल वर्ल्ड में सोल स्पिरिट भी एग्जिस्ट करता होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जर्नी अब काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। वहीं पर सोल स्पिरिट का जिक्र सुनते ही मिंग तुरंत इमॉर्टल जू का दिमाग खाने पहुंच गई। वो उनसे कह रही थी कि अगर इस सोल स्पिरिट को मैं डिवार कर पाऊँ तो फिर इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। ये बंदी हमेशा इमॉर्टल जू को नीचा दिखाने का कोशिश करती है और उसकी यही बात इमॉर्टल जू को जरा भी पसंद नहीं आती। इधर चेन जुआन लिनफान को बता रहा था कि भाई ये सोल स्पिरिट तो अर्थ एंड हेवन का सबसे कीमती ट्रेजर माना जाता है। अगर किसी कल्टिवेटर ने इसे रिफाइन कर लिया तो वो भी असेंड हो सकता। सोल स्पिरिट हमारी कल्टीवेशन स्पीड को काफी तेजी से बढ़ा सकता है। इनफैक्ट जिन भी लोगों ने इन सोल स्पिरिट को हासिल किया उनका लाइफ स्पैन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो खुद को इमॉर्टल बुलाने लगे। और इसी पर से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये सोल स्पिरिट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मगर बायराव का मानना कुछ और ही था। वो कहने लगे कि फिलहाल तो ऐसी पावर हासिल करने का कोई फायदा नहीं, पहला तो हमने अपनी सिटीज को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। मेरे ख्याल से वो तीनों सिटी लॉर्ड इसी सोल स्पिरिट की तलाश में यहाँ आए थे। उनका तो उनकी सिटीज को बचाने का कोई इंटेंशन नहीं, वो सभी तो बस पावर्स के भूखे हैं। उतने में ही एल्डर जाओ लिनफान से उसका ओपिनियन पूछ रहे थे, तो लिनफान कहने लगा कि फिलहाल तो हमने लॉर्ड वेन को फॉलो करना चाहिए। मुझे तो अब पूरा यकीन है कि इन माउंटेन्स में हमें और ज्यादा मजा आने वाला। मेरे दिमाग में कई सारे सवाल है और शायद आज मुझे उनके आंसर्स मिलेंगे। जिसके बाद ये लोग सीधे उसी डायरेक्शन में रवाना हो गए जहाँ पर लॉर्ड वेन गया था। वही दूसरी तरफ बाइजी जैसे तैसे फ्लाइंग डेमोनिक बीस्ट की चुंगल से आजाद होकर जमीन पर आ चुका था। वो कह रहा था कि बकवास 10,000 ग्रेट माउंटेन्स मुझे आराम से मेरा मिशन भी पूरा नहीं करने दे रहे। जब देखो तब कोई ना कोई डेमोनिक बीस्ट रास्ते में आता ही जा रहा। मैंने तो अब बस इन सभी बीस्ट को खत्म करने के बाद ही रिलैक्स होना है, तभी जाकर मुझे सुकून मिलेगा। जिसके बाद वो अपने सेंसेस का यूज करते हुए लिनफान की सेंट को ट्रेस करने लगा। वो कह रहा था लिनफान तुम भी मुझसे बच के भाग नहीं सकते। और अब उसने लिनफान पर गुस्सा होते हुए एक पेड़ पर ही पंच हिट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही पेड़ पर से कोई छत्ता नीचे गिर गया। दरअसल ये एक बी हाइव था जो कि बेचारे बाइजी के पीछे लग जाता है। लिंशी उसकी हालत देखकर कहने लगी कि एक बात तो माननी पड़ेगी, ये बंदा हद से ज्यादा बदकिस्मत है। जब भी ये लिनफान को मारने की बात करता है इस पर ही कोई खतरा मंडराने लगता। अब अगले सीन में हमें सभी सिटी लॉर्ड्स दिखाए गए जहाँ पर फेरी लॉर्ड वेन को लाते मार मार के कुट रही थी। तो लॉर्ड वेन उसे परेशान होकर कहने लगा कि मैंने तो ऑलरेडी तुम्हें वो जेड नेक्टर फ्रूट दे दिया है, तो तुम भला बेवजह मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। जिस पर फेरी कह रही थी कि तुझे मारने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं, वैसे भी तो एक नंबर का कमीना बंदा है, तो तुझे इसे कुटने का मौका बार बार नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं तो सिर्फ तुझ पर अपनी भड़ास निकाल रही हूँ। और फिर लॉर्ड वेन के मुंह पर भी जोरदार लाते जड़ दी गई। उस बेचारे की तो हालत काफी ज्यादा खस्ता हो गई थी। वो लिनफान को धोखा देकर यहाँ आया और फिर उसके अपने ही साथियों ने उसकी कुटाई कर दी। उसकी ऐसी हालत देखकर तो लॉर्ड क्यू को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो कहता है कि पहला मुझे डाउट था कि तुम दोनों टीम अप होकर मुझे मारोगे, लेकिन तुम में तो आपस में ही काफी गहरी दुश्मनी है। इधर लॉर्ड वेन उस बंदी के पंचेस को डॉज करते हुए कह रहा था कि तुम मुझे जान से मार नहीं सकती, क्योंकि अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट काफी ज्यादा समझदार होते हैं। अगर उन्हें ब्लड की स्मेल आई तो उन्हें लगेगा कि यहाँ पर खतरा है, फिर तो वो तुम्हारे सामने आने से रहे। जो सुनते साथ ही वो बंदी लॉर्ड वेन को एक और लात मारते हुए कहने लगी कि ठीक है चलो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, तुम्हें अपाहिज बनाकर भी मुझे सुकून मिलेगा। जिसके बाद वो अपना पसीना पहुंचते हुए कह रही थी कि चलो अब काम पर लग जाते। दरअसल ये लोग अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट को यहाँ पर समन करना चाहते थे ताकि उन बीस्ट की मदद से वो सोल स्पिरिट को ढूंढ पाए। तो अब वो फेरी अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट को बाहर लाने के लिए जेड नेक्टर फ्रूट का यूज करती है। उसने वो फ्रूट एक केव के सामने रख दिया था जिसकी खुशबू से अट्रैक्ट होकर अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट बाहर आ जाएंगे और फिर उतने में वहाँ का इलाका शेक होने लगा। फेरी समझ गई थी कि जरूर से यहाँ पर कोई गड़बड़ है और उतने में उस केव से एक बीस्ट बाहर आकर फेरी पर अटैक करने लगा, मगर वो बंदी अपने डिफेंसिव पावर का यूज करते हुए अचानक से किए गए हमले को रोक रही थी और फाइनली वो जैसे तैसे उस अटैक से खुद को बचाते हुए पीछे हट गई। दरअसल ये हमला किया था अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट ने। इससे तो फेरी लॉर्ड वेन पर और ज्यादा भड़क गई। वो कहती है कि तुमने हमसे झूठ बोला था, तुमने कहा था कि अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट नेचर से काफी ज्यादा काम और पीसफुल होते, वो कभी इंसानों पर अटैक ही नहीं करते, तो फिर जल्दी
बताओ उस बीस्ट ने मुझे जान से मारने की कोशिश क्यों की थी? अगर मैं जल्दी से डिफेंस शील्ड फॉर्म नहीं कर पाती तो शायद मारी जाती। वहीं पर लॉर्ड क्यू को भी लॉर्ड वेन पर शक होने लगा। उससे पूछ रहा था कि बताओ तुमने इस जेड नेक्टर फ्रूट के साथ क्या गड़बड़ की है? इस फ्रूट को देखते ही वो बीस्ट अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब जल्दी से हमें इसका रीजन बताओ वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे। तो लॉर्ड वेन उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि अगर मैंने वाकई इस फ्रूट के साथ कोई गड़बड़ी की होती तो क्या मैं इस प्लान में खुद को शामिल करता? देखो तुम्हें मेरी बातों का यकीन करना ही पड़ेगा। तभी फेरी कहती है चलो कोई नहीं, वैसे भी यहाँ सिर्फ एक ही बीस्ट है तो क्यों ना हम सब मिलकर इसे टेम करें। अगर ये हमारी कंट्रोल में आ गया तो हमारी आगे की जर्नी काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। और उतने में वहाँ पर उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। दरअसल वहाँ पर अब कई सारे अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट पहुँच चुके थे और ये सारा कमाल था उस जेड नेक्टर फ्रूट का, क्योंकि उसकी स्मेल से ये बीस्ट अट्रैक्ट होकर यहाँ आए थे। लॉर्ड क्यू तो इतने सारे बीस्ट को देख कर ही पैनिक हो गया। वो लॉर्ड वेन से कह रहा था कि ये अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट ट्रैकिंग में माहिर होते हैं। अगर हम अभी यहाँ से भाग निकले तो भी शायद इनसे पीछे छुड़ा नहीं पाएंगे। और उतने में लिनफान आसमान से छलांग लगाते हुए वहाँ पर पहुँच गया। उसे देखकर तो ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। वेन कह रहा था कि तुम तो उन स्कॉर्पियंस के चुंगल से भी बच निकले। मुझे तो लगा था कि उतने सारे पॉइजनस स्कॉर्पियन तुम्हें मारने के लिए काफी हो जाएंगे। तो लिनफान उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि सोल स्पिरिट को ढूंढने में जब तक मैं आपकी मदद ना करूँ तब तक तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलने वाला था और ना ही ये मिशन पूरा होने से पहले मैं मर सकता हूँ। तो फेरी तुरंत एकदम भोली बनने का नाटक करते हुए कहने लगी कि पता नहीं तुम कौन से सोल स्पिरिट की बात कर रहे हो, मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। जिस पर लिनफान कह रहा था कि मैं तुम तीनों की सारी प्लानिंग समझ चुका हूँ। तुम यहाँ पर अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करने नहीं आए थे बल्कि आए हो तो सोल स्पिरिट को हासिल करने, ताकि तुम हेवन तक असेंड हो पाओ। इसलिए मेरे ख्याल से अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं और ना ही कुछ प्रिटेंड करने का। वहीं पर लॉर्ड क्यू कंफ्यूज होकर वेन से पूछ रहा था कि बताओ ये बंदा है कौन, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसे सोल स्पिरिट के बारे में कैसे पता चला। तो वेन कहने लगा कि ये वही लिनफान है जिसके साथ तुम ड्रिंक करना चाहते थे। तुम इस बंदे से मिलना चाहती थी ना, तो देखो लिनफान खुद ही तुमसे मिलने आ गया। दरअसल लॉर्ड क्यू ने लिनफान के बारे में काफी सारी तारीफें सुन रखी थी, ये भी कि ये बंदा मौत के बाद दोबारा से रिजरेक्ट हुआ। उसे इतना तो पता है कि लिनफान एक्सट्रीमली पावरफुल होने की वजह से उसे हराना आसान नहीं होगा। वहीं पर लॉर्ड वेन कह रहा था कि मेरे ख्याल से हम तीनों ने आपस में झगड़े करने की बजाय पहला इस लिनफान से निपटना चाहिए। बस एक बार ही लिनफान हमारे रास्ते से हट जाए फिर हम तीनों आपस में फाइट करके सोल स्पिरिट किसे मिलेगा इसका डिसीजन ले सकते हैं। हम में से जो विनर होगा सोल स्पिरिट उसे ही मिलेगा। जिस पर लॉर्ड क्यू कहता है कि हमें इससे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर तो ऑलरेडी ढेर सारे अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट मौजूद हैं जो कि इस लिनफान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जो सुनते साथ ही लॉर्ड वेन तुरंत ही पीछे हटते हुए कहने लगा कि लिनफान लास्ट टाइम मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करके गलती की थी, लेकिन मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। चलो देखते हैं इस बार तुम कैसे जिंदा बचते हो। बस एक बार अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट ने तुम्हारी बॉडी के सेंट को जहन में रख दिया फिर तो जमीन ही क्या बल्कि हेवन भी तुम्हें बचा नहीं सकता। जिस पर लिनफान कह रहा था हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ इन बीस्ट को मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए तो मैं अपने साथ यहाँ पर बैकअप लाया हूँ। जिसके बाद लिनफान तालियां बजाते हुए कुछ बीस्ट को इशारे करने लगा। दरअसल लिनफान ने यहाँ पर वुल्फ को समन किया था, जो देखकर तो ये तीनों भी हैरान हो गए। लिनफान कह रहा था कि अब तो इन अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट को मारना आसान हो जाएगा क्योंकि मेरे भेड़िए तो इनसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।